स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 6 पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके पहले हमारा जो वीडियो था जिसमें हमने कार्य की अवधारणा को स्पष्ट किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसके माध्यम से उसे देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं इन 4 बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले समकोणीय घटकों में कार्य का व्यंजक क्या होता है इसे देख लेते हैं। फिर कार्य का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है इसको समझ लेंगे। फिर यदि परिवर्ती बल द्वारा कार्य किया जाता है तो उसको किस प्रकार से ग्राफीय तरीके से और गणितीय तरीके से किस प्रकार से प्रकट किया जाता है वो समझेंगे। और कार्य के विभिन्न मात्रकों पर बात होगी। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले समकोणीय घटकों में कार्य का व्यंजक। तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि कार्य को बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। माने कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F है और उत्पन्न होने वाला विस्थापन S है, तो किया गया कार्य F.S के द्वारा निरूपित होगा। अब यदि F की बात करें तो माने कि F जो है इसको हम घटकों में इस प्रकार से वियोजित कर सकते हैं। Fxi ये x अक्ष के अनुदिश घटक हुआ, Fyj ये y अक्ष के अनुदिश घटक हुआ और Fzk ये z अक्ष के अनुदिश घटक हुआ। इसी प्रकार से यदि विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन S को घटकों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे xi, x अक्ष के अनुदिश विस्थापन x है तो xi प्लस yj प्लस zk। i, j और k ये एकांक सदिश है क्रमशः x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के अनुदिश। अब यदि इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए यानी कि अदिश गुणनफल किया जाए तो W का व्यंजक हमें प्राप्त होता है xfx प्लस yfy प्लस zfz के रूप में। आप सोच रहे होंगे कि ये अदिश किस प्रकार से आ गया, तो मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि इसके पहले वाला जो अध्याय है जिसमें हमने द्विविमीय गति के बारे में बात किया है, अध्याय क्रमांक 3, उसमें सदिश के बारे में काफ़ी विस्तार से हमारी चर्चा हो चुकी है। सदिश, सदिश के प्रकार, सदिशों का योग, सदिशों का वियोजन, सदिशों का गुणनफल, तो उसको यदि आप देख लेंगे तो आपको पूरा सदिश जो है वेक्टर वो क्लियर हो जाएगा। हमने वेक्टर एनालिसिस वहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। NCERT की इस बुक में आप कार्य, ऊर्जा और शक्ति में सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि अदिश गुणनफल क्या होता है। तो चूंकि हम ये बात वहाँ कर चुके हैं इसलिए उसको वापस से यहाँ दोहराई नहीं गई है। निवेदन है कि आप वहाँ जाकर उसको एक बार ठीक से देख लें। अध्याय 3 में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये अदिश गुणनफल हुआ, यानी कि अगर समकोणिक घटकों में हम कार्य की बात करें तो इस प्रकार से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि कार्य का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। कल्पना कीजिए कि x अक्ष पर हम विस्थापन को लेते हैं और ये हमारी y अक्ष में, y अक्ष पर हम बल को लेते हैं। तो बल y अक्ष पर और x अक्ष पर विस्थापन यदि निरूपित किया जाए तो पहली बात कि यदि कार्य लगाया गया बल अचर हो, अचर से तात्पर्य है कि एक निश्चित बल हम किसी वस्तु पर आरोपित करते हैं और उस बल के द्वारा विस्थापन उत्पन्न होता है। तो जैसे जैसे बल क्रियाशील होगा वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होगा, विस्थापन का मान परिवर्तित हो रहा है और बल चूंकि अचर है, अपरिवर्ती है, इस प्रकार से बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब माने कि वस्तु का किसी समय पर विस्थापन S1 है और कुछ समय बाद में उसका विस्थापन हो जाता है S2, S1 से S2 तक आ जाती है और S1 से S2 तक का विस्थापन हम S के द्वारा प्रकट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन S है। तो इस बल द्वारा कितना कार्य किया गया, तो आप देखिएगा कि इस बल का जो ग्राफ है, ये ग्राफ विस्थापन अक्ष के साथ में एक क्षेत्रफल आरोपित करता है, ये वाला क्षेत्रफल। इस आयत को नाम देते हैं ABCD। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या हुआ, बराबर आधार गुणित ऊंचाई या लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आप देखिए कि चौड़ाई f है, बल का मान f है तो,
और ये जो लंबाई है ये एस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर एफ इंटू एस। अर्थात इस आयत का क्षेत्रफल बल गुणित विस्थापन के बराबर है और ये किसको प्रकट करता है? कार्य को प्रकट करता है। तो कहा जा सकता है कि ग्राफीय निरूपण में बल और विस्थापन के मध्य खींचा गया ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन अक्ष के साथ बनने वाला क्षेत्रफल कार्य को निरूपित करेगा। अब यदि अचर बल के द्वारा किया गया कार्य यह है, हम जानना चाहते हैं कि यदि बल चर है अर्थात बल भी बदल रहा है समय के साथ साथ, विस्थापन बदलता है बल भी बदल जाता है, तो कार्य कितना होगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो एक थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारी बल की अक्ष है और ये विस्थापन की अक्ष है। ये बल F को प्रकट करती है y अक्ष और विस्थापन को प्रकट करने वाली हमारी x अक्ष है। ये बल F को प्रकट करती है। अब माने कि विस्थापन का मान 0 है तो वहाँ से बल लगना शुरू हुआ और फिर बल का मान धीरे धीरे बढ़ता गया और इस प्रकार से बल का मान भी बदल रहा है और विस्थापन का मान भी बदल रहा है, दोनों मान बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो इस स्थिति में यदि हम कार्य की गणना करते हैं तो देखिए कि जो ग्राफीय निरूपण है इसका, हम उसी के द्वारा ग्राफ के द्वारा ही कार्य की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ कुल किया गया कार्य माने कि यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन S है और यहाँ बल का मान F1 है और यहाँ बल का मान F2 है। ये बल F1 से बदलकर F2 हो गया, विस्थापन का मान 0 से बढ़कर S हो गया। तो कुल किया गया कार्य ये जो आपको चतुर्भुज नजर आ रहा है इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारा तरीका क्या हो जाएगा? हम इसमें एक आयत और एक त्रिभुज बना लेंगे। तो कुल किया गया कार्य कितना होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से ज्ञात हो जाएगा। दूसरा इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर भी कुल किया गया कार्य कितना होगा? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस आयत के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो आपने देखा कि यदि परिवर्ती बल है तो उस स्थिति में हम कार्य की गणना इस प्रकार से कर पाएंगे। पर यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो बल में परिवर्तन हो रहा है वो सतत हो रहा है, एक निश्चित तरीके से हो रहा है। लगातार बल का मान बढ़ता जा रहा है एक समान दर से। तो उस स्थिति में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अब यदि बल अनियमित रूप से परिवर्तित होता है तो कार्य की गणना किस प्रकार से की जाएगी? यानी कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य ये भी परिवर्ती बल है, पर यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो एक नियत तरीके से होता है। पर यदि बल अनियमित तरीके से कभी बढ़ जाता है, कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम बढ़ता है, कभी घट भी जाता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य की गणना किस प्रकार से की जाती है, आइए अपन अब उस पर बात कर लेते हैं। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, एक काम करते हैं ग्राफ बना लेते हैं और इसमें परिवर्ती बल को हम प्रकट करते हैं। इस प्रकार का बल जो अनियमित प्रकार से परिवर्तित होता है, ये बल अक्ष है और ये विस्थापन अक्ष है। अब माना कि बल कुछ इस प्रकार से बढ़ता है, इस बिंदु पर बल का मान इतना है, जब विस्थापन का मान बदलता है तो बल का मान भी बदलता है, फिर बल का मान बदलता है, फिर बल का मान बदलता है, फिर बल का मान बदलता है और सतत बल का मान बदलता है। कभी ज़्यादा बदलता है, कभी कम बदलता है, कभी बढ़ता है और कभी कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जैसा कि आपने पिछले बार देखा था कि त्रिभुज और हमने आयत बना लिया था, अब यहाँ त्रिभुज आयत बनने की संभावनाएं नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? हम इसे छोटे छोटे खंड में विभाजित करते हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं ये खंड हैं और इन खंड का हम क्षेत्रफल निकालकर उन सबका योग कर लेंगे। अब आप देखिए कि माने कि ये जो खंड है इसको हम डेल x1 से प्रकट कर दें और इसी क्रम में ये डेल x2, ये डेल x3, ये डेल x4 और लास्ट वाला जो है ये डेल xn। टोटल n खंड बना लिए हमने। डेल x1 ये है, डेल x2 ये है, डेल x3 ये है और आखिरी वाला जो है वो डेल xn है। ये जो डेल का निशान लगाया जाता है ना, ये प्रकट करता है कि बहुत सूक्ष्म है,
विस्थापन कैसा है, बहुत सूक्ष्म है। अब यदि आप इस विस्थापन की बात करें तो यहाँ देखिए बल का मान लगभग नियत है, चलेगा। हम इस आयत की बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है बल में, तो हम बल का मान औसत ले सकते हैं या यहाँ और यहाँ में से कोई भी मान ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल भी एक आयत के रूप में निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल भी आयत के रूप में निकाल सकते हैं, इसके क्षेत्रफल को भी आयत के रूप में ज्ञात किया जा सकता है, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग खंड के लिए हम बल के अलग अलग मान लेते हुए इन आयतों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये बल के अलग अलग मान हो रहे हैं और फिर जो जितने भी आयत आएंगे उनके क्षेत्रफल आएंगे उन सभी को जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में कार्य का व्यंजक होगा। कार्य का व्यंजक लिखा जा सकता है सिग्मा i बराबर 1 से n तक एफ आई डेल एक्स आई। सिग्मा का मतलब योग करना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। i वेरिएबल है, बदलेगा, मान 1 से n तक बदलेगा। और किसका योग करना है, बल और विस्थापन के गुणे का, यानी कि F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस करते जाएंगे, कहाँ तक करेंगे, n तक करेंगे। तो Fn xn यहाँ तक जोड़ लगा देंगे तो हमें कार्य की प्राप्ति होगी। यदि डेल x जो है ये बहुत सूक्ष्म हो, यानी कि 0 की ओर टेंड कर रहा हो, है ना, तो उस स्थिति के अंदर कार्य हमें और ज़्यादा शुद्धता पूर्वक मिलेगा। ये लिमिट लगा दी हमने कि डेल x टेंड्स टू 0, तो सिग्मा i बराबर 1 से n तक एफ आई डेल एक्स आई। ये कार्य जब इस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा शुद्धतापूर्वक होगा, क्योंकि हमने डेल एक्स को 0 की ओर टेंड किया, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म लिया। जैसे जैसे सूक्ष्म लोगे वैसे वैसे ये अंतर कम पड़ता जाएगा। ये अभी इतना बड़ा दिख रहा है, इसको आधा कर दो, उसके बाद और आधा कर दो, और आधा कर दो, खंड बढ़ते जाएंगे, हम उन सभी का योग कर लेंगे तो कार्य की प्राप्ति होगी। या फिर इसको एक और तरीका है लिखने का, वो तरीका होता है समाकलन के रूप में कि W बराबर इंटीग्रेशन f dx। हम चाहें तो इसको लिमिट बता सकते हैं कि भाई हम कहाँ से कहाँ तक कार्य की गणना करना चाहते हैं, x1 से x2 तक करना चाहते हैं, और f dx यानी कि बल और dx का गुणा करेंगे तो इस प्रकार हमें कार्य की प्राप्ति होगी। तो जब परिवर्ती बल इस प्रकार का हो कि उसमें कोई परिवर्तन निश्चितता के साथ नहीं होता है तो कार्य की गणना को हम ग्राफीय रूप में इस प्रकार से तथा गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कार्य के विभिन्न मात्रकों पर। कार्य के मात्रक सीजीएस पद्धति में यदि बात की जाए तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है अर्ग, और एक अर्ग बराबर होता है 1 डायन गुणित 1 सेंटीमीटर। यदि किसी वस्तु पर 1 डायन का बल लगाने पर उसमें 1 सेंटीमीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है तो किया गया कार्य एक अर्ग कहलाएगा। इसी तरीके से एसआई पद्धति में यदि बात करें तो एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल, और 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 1 मीटर का विस्थापन होता है तो इन दोनों का गुणनफल 1 जूल के बराबर होगा, यानी कि किया गया कार्य 1 जूल होगा। यदि इन दोनों से हम संबंध निकाल लें तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो ये इन दोनों का संबंध है कि 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो सामान्यतः कार्य को हम इन 2 मात्रकों में प्रकट करते हैं। वैसे और भी मात्रक हैं, जो ऊर्जा के मात्रक है वही कार्य के मात्रक भी होते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर बहुत सूक्ष्म कार्य होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रकट करेंगे और उसका मान होता है 1.6 गुणित 10⁻−19 जूल के बराबर। तो ये भी कार्य का मात्रक हुआ। इसी प्रकार से 1 कैलोरी,
ये भी कार्य का मात्रक हुआ और ये लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है, तो ये भी कार्य का मात्रक हुआ। यदि बड़े मात्रक की बात करें तो किलोवाट घंटे में भी कार्य को प्रकट करते हैं, तो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, और ये कार्य होता है 3.6 गुणित 10⁶ जूल के बराबर। तो ये कार्य के विभिन्न मात्रक हो गए, इनके आपस में संबंध हो गए। धन्यवाद।